नमस्कार, हर्ष न्यूज के खास कार्यक्रम शहर की बात में आपका स्वागत है। मैं युवराज सिंह आजाद। जैसा कि कोविड की वजह से लगातार 2 सालों तक शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। ऑफलाइन क्लासेस बंद थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और बच्चों में जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जो एक नई तरह की चीज़ें आई समय के साथ और उससे रिलेट किया गया, पढ़ाई भी इसी तरीके से चलती रही। अब जब कोविड की तीसरी लहर जा चुकी है या ये कहें कि विदाई का वक्त है, ऐसे में अब तमाम परीक्षाएं ऑफलाइन शुरू हो चुकी हैं। आज से अगर बात करें, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं की परीक्षाएं शुरू कर दी हैं, बोर्ड की परीक्षाएं, और 3 मार्च से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके अलावा और दूसरी कक्षाएं हैं, उनकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। सारी परीक्षाएं ऑफलाइन हो रही हैं। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि आखिर परीक्षाओं को लेकर बच्चे किस तरीके से तैयार करें, क्योंकि 2 साल उन्होंने कोविड के दौर में ऑनलाइन पढ़ाई का बिताया है, तो कैसे ऑफलाइन के लिए प्रेशर उनके दिमाग में आ गया है, कैसे उस प्रेशर को हैंडल करें, वो कैसे उस प्रेशर से दूर रहते हुए और अपने परीक्षाओं को दें। इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद है हमारे स्टूडियो में। हम दोनों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मेहमान का परिचय करा दूं, श्रीमती मंजुला चौबे जी। आप जिंदल स्कूल में, ओपी जिंदल स्कूल में आपने 25 साल हो गए, आपको 26 साल का जो वक्त है वो उन्होंने गुजारा है, अभी वहीं शिक्षक हैं। और इसके अलावा हम बता दें, हमारे साथ हैं कैप्टन श्वेता सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। कैप्टन श्वेता सिंह ने जो है लगभग 7.5 साल इंडियन आर्मी में समय दिया है। इंडियन आर्मी में बतौर कैप्टन अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद लगभग 13 साल ओपी जिंदल स्कूल में रही और फिर अब दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम शहर की बात में। बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले कैप्टन मैम, आपसे बातचीत शुरू करते हैं कि जिस तरीके से अभी परिस्थितियां हैं, पहले तो 2 साल जो दौर रहा वो ऑनलाइन पढ़ाई का रहा, वर्चुअल पढ़ाई का रहा, वर्चुअल क्लासेस चली। अब लेकिन जैसा मैंने बताया, कोविड की तीसरी लहर जा रही है और अब परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। तो किस तरीके से चीज़ों को आप देख रही हैं, एक बार आपका कमेंट इस पर। 2 साल बाद जब बच्चे अभी ऑफलाइन में आ रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। ऑनलाइन में जो टीचर का बेसिकली जो टीचर जब देखते हैं कि बच्चे कैसा कर रहे हैं, बिकॉज टीचर का बीच बीच में, जिसको हम इंटरवेंशन बोलते हैं, कि बच्चा अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो उनसे मिलना, उनके माँ बाप को बताना, कहाँ पे कमी रह गई है उस चीज़ को बताना और फिर उस पर काम करना, ये सारी चीज़ें टीचर का रहना और मार्गदर्शन जिसको बोल रहे हैं कि हर स्टेप पे वो मार्गदर्शन करती थी। लेकिन आज के टाइम में जब बच्चे 2 साल बाद स्कूल में आ रहे हैं, वो पूरा वो जो एक टीचर का मार्गदर्शन होता है वो पूरा मिसिंग हो गया है। तो अब जब बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो उनको एक नए तरीके से तैयार करना, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सारे स्कूल्स के सामने में। मुझे याद है कि जब गर्मी की छुट्टियों के बाद जब बच्चे आते थे, गर्मी की छुट्टियां मतलब 1-1.5 महीने के, 1.5 महीने का दौर जब बच्चे वापस आते थे तो हमें 15-20 दिन का टाइम लगता था उनको वापस स्कूल के तौर तरीके से वापस उनको उस तरह से ढालने में। और अब जब बच्चे 2 साल बाद हमारे पास आ रहे हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा मुझे एक चैलेंजिंग लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरे स्कूल्स को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा इन बच्चों के लिए और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। मंजुला चौबे जी, आपके कमेंट इसी विषय पर कि किस तरीके से आप चीज़ों को देख रही हैं। अब एग्जाम के दौर शुरू हो रहे हैं, पढ़ाई तो ऑनलाइन हुई लेकिन परीक्षाएं ऑफलाइन हो रही हैं, तो ये जो बीच का गैप है और प्रिपरेशन में और बच्चों में किस तरीके से एग्जाम को लेकर तैयारी है, इसको लेकर क्या कमेंट्स हैं आपके? हाँ, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस जो अभी वर्तमान समय में हो रही थी विगत समय पे, तो वो अब समाप्ति की ओर है और ऑफलाइन परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ऑनलाइन क्लासेस एक तरह से कहा जाए कि कोविड के समय पे हम लोगों के लिए एक वरदान के समान थी। अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती तो शायद बच्चे और भी पिछड़ जाते मेरे ख्याल से। तो ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से हम लोगों ने बच्चों को संभाल के रखा, उनको उनकी
पढ़ाई में पूरी मदद किए और परीक्षाएं भी हम लोगों ने ऑनलाइन ली। अब ऑनलाइन क्लासेस के बाद अगर बच्चे आ रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, शिक्षकों के लिए, क्योंकि शिक्षकों को पढ़ाने में उतनी संतुष्टि नहीं मिल पाती है ऑनलाइन क्लासेस में जितनी ऑफलाइन क्लासेस में होती है। तो समय था एक गुजर गया और गुजरे हुए समय के बाद बच्चे आ रहे हैं और परीक्षाओं में वो शामिल होंगे। इसके लिए तो मैं उनका स्वागत भी करूंगी और चाहूँगी कि बच्चे जो इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस में आदी हो चुके थे अब उससे बाहर आएंगे और ऑफलाइन क्लासेस में खुशी खुशी पढ़ेंगे भी और हम सबको भी बहुत खुशी होगी जी उन लोगों को पढ़ाने में। जी कैप्टन मैम, आपने जो कहा वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा और उसमें विस्तार होना चाहिए कि जो ऑनलाइन क्लासेस हुई उसके बाद जो बच्चे आ रहे हैं तो एक तरह से वॉश आउट वाली जो स्थिति आपने कही थी तो कहीं ना कहीं जैसा कि मंजुला चौबे जी ने कहा कि वो जो ऑनलाइन पढ़ाई जो वर्चुअल पढ़ाई जो होती थी उसमें एक जो लाइव जो एक इंटरेक्शन होता है, जो रिस्पॉन्ड करना चाहिए या जो कुछ उनकी जिज्ञासाएं होती हैं या टीचर्स को समझाना है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग थी। यस, देखिए सबसे पहले तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ऑनलाइन पढ़ाई थी वो एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट था। ये शिक्षा इस तरीके से नहीं हो सकती है, कम से कम बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। बिकॉज बच्चों के लिए सिर्फ वो कंटेंट जानना कि इसका उनको नॉलेज हो गया है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो साइंस हो, कोई सा भी विषय हो, कि उसको उनको सिर्फ नॉलेज देना सिर्फ स्कूल का काम नहीं होता है। वो बहुत सारी चीज़ें शेप अप होती हैं जब बच्चा एक स्कूल आता है। वो साथ में दूसरे बच्चों के साथ रहना सीखता है जिसको हम टीम वर्क बोलते हैं, वो बात करना सीखता है जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब एक बच्चा स्कूल आता है जिसमें उनका विकास होता है, जिसको हम सर्वांगीण विकास बोलते हैं। तो ये जो नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा था जब ऑनलाइन जब शिक्षा चल रही थी, तो वो एक हमारे लिए एक जब सिचुएशन कोविड ने हमारे सामने पैदा किया, उससे निकलने का एक तरीका था कि हम किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों से जुड़े रहें। लेकिन ये सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है, ये शिक्षा नहीं है। ये मैं बहुत क्लियरली इस बात को सबको मानना पड़ेगा कि ऑनलाइन शिक्षा नहीं है। उसका एक ऑल्टरनेटिव था, क्योंकि हमारे पास और कुछ बिल्कुल ही, जैसे मैडम बता रही थी कि बिल्कुल छोड़ देना वो सही नहीं था, जायज नहीं था, बिल्कुल भी जायज नहीं था। तो हमने अपने बच्चों को बांध के रखा, उनको बताते रहे, उनका अपने तरीके से मार्गदर्शन करते रहे, लेकिन उनका वापस स्कूल आना और जिस तरीके से पहले हम सामने बैठ के बच्चों को शिक्षा देते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई बच्चा शायद बोलने में शर्माता हो, 10 लोगों के सामने बोल नहीं सकता, तो हमको एक टीचर ट्राई करती है कि उस बच्चे को उस क्लास में बोलने का मौका दिया जाए। कई बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं लेकिन वो नहीं पूछ पाते, तो उनको उसके लिए भी टीचर मोटिवेट करती है कि भाई आप अपने डाउट्स पूछो। तो बहुत तरह के इंटरेक्शंस होते हैं जो कि शिक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ नॉलेज, किसी एक सब्जेक्ट का नॉलेज इनफ नहीं होता, या पूरी तरीके से उसको हम शिक्षा नहीं बोल सकते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जब अब बच्चे वापस हमारे सामने, वो एक बहुत बुरा सा एक दौर था जो एक गुजर गया, आई होप वो दोबारा से वापस न आए, ये हम सब की प्रार्थना रहेगी। लेकिन क्योंकि बच्चों का एक्चुअली बहुत नुकसान हुआ है, घर में बैठ के बच्चे ना खेल करके सीखना जानते हैं, उनको आप जबरदस्ती क्लास में बिठा के नहीं पढ़ा सकते, और 4 घंटे बिठा करके उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। उनको, छोटे बच्चों को बहुत सारा खेलना होता है, उनको हाथ से बहुत चीज़ें छूनी होती है और उससे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये सबसे हमारे बच्चे वंचित रहे हैं। तो अब जब वो वापस आ रहे हैं तो मैं ये चाहूँगी वो जो सारी चीज़ें छूट गई थी बच्चों की, आपस में टिफ़िन का बांटना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन एक स्कूल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो सब शायद वापस आए और बच्चे वापस स्कूल में एंजॉय करें। और एग्ज़ाम जो आज हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो एक स्कूल का सिर्फ वही एक पार्ट नहीं है। हम सिर्फ उसके लिए नहीं तैयारी करते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन स्कूल को हम एक एग्जाम में सम अप नहीं कर सकते हैं। तो जब बच्चे वापस आए तो मैं चाहती हूँ ये जो चीज़ें जो छूट गई थी बच्चों के हाथ से या टीचर्स के हाथ से, वो वापस स्कूल में आए, उनकी किलकारियाँ वापस आए, वो सारी चीज़ें वापस आए। मंजुला मैम, जिस तरीके से अभी कैप्टन मैम ने कहा कि बच्चों में वो जो टिफिन का बांटना और जो सामूहिकता जो होती है स्कूल में, बच्चों का जो एक तरह समूह में सारा समूह कर्म जो होता है, वो चीजें छूट रही थी, लगभग छूट गई थी 2 सालों में। अब
अगर इस तरह की चीजें फिर सामान्य हो रही हैं जी। तो ऐसे में जो बच्चे आ रहे हैं तो क्या लगता है कि वो डिसिप्लिन के लिए मेहनत करना पड़ रहा है या वो सामूहिकता के लिए कुछ लग रहा है? बच्चे होते हैं वो तो फिर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो क्लासरूम का डिसिप्लिन होगा या जो स्कूल का जो डिसिप्लिन होगा उसमें किस तरीके से चीजें अभी आ रही हैं, जो दौर वापस आ रहा है उसमें? मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन श्वेता मैम ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि बच्चों का जो विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, वो हम लोगों से छिना है, कहा जाए बच्चों से छिना है, स्कूल से छिना है, जो टीचर से भी। हाँ वही तो, हम शिक्षकों से जी, छिना जी। है कि बच्चों के सामने जो हम लोग अपनी अभिव्यक्ति करते हैं और बच्चे हम लोगों से जो बातचीत करते हैं, एक तो वो है, दूसरा खेल का मैदान सबसे ज्यादा बच्चों ने उसे मिस किया है कि खेल का मैदान कितना अच्छा है। और कुछ कुछ बच्चों को तो मैंने जो पढ़ाया है इस वर्ष, पिछले वर्ष जो बच्चे क्लास 11th में पढ़े हैं, नए बच्चे जो आए हुए हैं, वो खाली अब ऑनलाइन क्लासेस में उन्होंने 11th कर लिया, अब वो 12th भी जा रहे हैं। मतलब उन्होंने स्कूल में बस मुश्किल से वो परीक्षा देने ही आ पाए हैं बस। तो जो आनंद उन्हें उठाना था वो उठा नहीं पाए कि बच्चों के साथ खेलना और एक्टिविटी में भाग लेना, हाउस फंक्शन वगैरह में भाग लेना, ये सारी गतिविधियां जो विद्यालय में होती हैं, उस सारी गतिविधियों से वो वंचित रह गए। और अब जो आपने कहा है कि अब कैसी स्थिति रहेगी, तो अब निश्चित रूप से बच्चे दुगने उत्साह के साथ वो रहेंगे, उस सारी क्रियाविधि को वो संपन्न करेंगे जिस क्रियाविधि से वो चूक गए थे। और उन्हें इस बात का एहसास भी होगा, शायद हमेशा ही इस बात का उनको एहसास रहेगा, ऐतिहासिक दौर था और ये हमेशा कहना चाहिए इतिहास में ये दर्ज रहेगा, ये बात कि किस प्रकार से कोरोना काल था और हम किस तरह की अपनी अभिव्यक्ति रखते थे जी। लेकिन उसमें ये भी दर्ज होगा इतिहास में कि इतने भीषण दौर में कैसे डिवाइस निकाला गया एजुकेशन को लेकर। जी। हमने हर चैनल के माध्यम से पूरे जिले में जहां हमारा केबल का नेटवर्क है वहां हमने सरकारी स्कूलों के लिए हमने जो है यहाँ पर एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी और यहाँ 4 क्लासेस लगती थी और बाकायदे सरकारी स्कूल के टीचर्स आते थे और वहाँ हमारे कैमरे लगे होते थे, पूरा सेटअप लगा होता था और जहाँ जहाँ हमारे केबल नेटवर्क हैं वहाँ के बच्चे, वहाँ सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाई करते थे। इसके लिए तो मैं जिलाधीश महोदय को धन्यवाद भी दूंगी, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जिससे जितना हुआ खासकर उन लोगों के क्षमता के मुताबिक काम किया एजुकेशन लोगों के लिए कि जो बच्चे मोबाइल वगैरह नहीं कर पाते, ले पाते हैं या मोबाइल में वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सके। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सराहनीय कदम था। अच्छा, एक चीज मुझे लगता है कि सिर्फ बच्चों की अगर हम बात करें और पेरेंट्स की बात ना करें तो मुझे ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिस तरीके से कैप्टन मैम हम देखते हैं कि बच्चों को तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन जब ऑफलाइन के सारा सिस्टम चलता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है इसको लेकर या बच्चों के पेरेंट्स से जो कम्युनिकेशन होता है, उनकी कमियों को, उनकी अच्छाइयों को बताने के लिए पेरेंट्स के साथ बातचीत, वो भी कहीं ना कहीं मिस हुआ। और ऑनलाइन चूंकि क्लासेस चलती हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं वो लापरवाही तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ा उन्होंने। क्या लगता है आपको? हाँ, छोड़ा, मैं ये तो नहीं बोलूँगी उन्होंने छोड़ा। हर माँ बाप तो चाहता है अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा करके दें, लेकिन ये सबके लिए ही नया था। और चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो माँ बाप हों, और ये एकदम ही नया माध्यम था। तो कई लोग तो इसको समझने में उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया। उन्हें ये समझ नहीं आया कि अभी स्कूल्स जब बंद हैं तो ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है। तो स्कूल्स ने ही रीच किया अपने पेरेंट को और उनको समझाया कि अभी इससे बेहतर और कुछ नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए आप लोग अपने बच्चों को इस डिवाइस तक लाइए और उनको पढ़ने दीजिए, उनको वो मौका दीजिए, मतलब उनको इस पढ़ाई से वंचित मत रखिए। और इनिशियली 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के बीच में था। कई बहुत जेन्युइन रीजंस भी थे कि बच्चों के आंखों पे जोर पड़ रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन हम लोगों ने और सारी स्कूल्स ने इसको मतलब पेरेंट्स को रीच आउट किया और उनको बताया कि देखिए ये बहुत ज़रूरी है। उनका बिल्कुल अगर एकदम ही आप पढ़ाई से उनको काट दोगे तो वो अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन उसमें पेरेंट्स को भी लगातार काउंसलिंग, ऐसे भी जब
जब बच्चे आते थे स्कूल में, तब भी जो पेरेंटल काउंसलिंग हम बोलते हैं जी। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी स्कूल के लिए। क्योंकि वो बच्चा, सपोज मेरा पहला बच्चा है, वो क्लास 6 में है, तो वो मैं क्लास 6 की पेरेंट पहली बार बनी हूँ। वो बच्चा किस तरीके से गुजर रहा है, जैसे मंजुला मैम के 25 साल उन्होंने गुजारे स्कूल में, उनको पता है क्लास 6 का बच्चा कैसे बिहेव करेगा, बिकॉज हजारों बच्चे उनके सामने से गुजरे हैं। ऐसे ही बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके सामने से क्लास 6 क्लास 7 के बच्चे बहुत सारे गुजर चुके होते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए वो पहला बच्चा है, उनको पता नहीं है कि किस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं बच्चों में। तो उनको भी बताना कि इस दौर में जैसे 9-10 में कुछ अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, 2-3 में बच्चों के लिए अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन माँ बाप को भी काउंसिल करना और उनको सही डायरेक्शन देना ये स्कूल का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वो थोड़ा सा हम सारे स्कूल ने कनेक्ट करने की कोशिश तो की, लेकिन शायद 100% हम सफल नहीं हो पाए उन चीज़ों में। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के माध्यम से मैंने देखा कि कई बार हमने कवरेज भी की है कि ऑनलाइन शिक्षा के दौर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो कम्युनिकेशन लगातार बन रहता था, तो वो तो हमने देखा है। ओपी जिंदल स्कूल में किस तरह की परिस्थितियां रही हैं, ख़ासतौर पर जब पेरेंट्स से अगर कम्युनिकेशन करना हुआ और अगर कुछ कमियां बतानी हुई बच्चों की, किस तरीके से वो दौर रहा है, कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में मैं तो अभिभावक लोगों का तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत धैर्य के साथ इस स्थिति का मुकाबला किया। खासकर छोटे बच्चों का भी, बड़े बच्चों का भी उन्होंने बहुत ध्यान रखा। और निश्चित रूप से माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अपने बच्चों को ऑनलाइन में पढ़ाना और कैसे पढ़ाना, क्योंकि उसके हिसाब से उनको टाइम टेबल सेट करना पड़ता था। कभी कभी एक घर में 2 बच्चे हैं और एक मोबाइल है, तो उसके हिसाब से हमारे विद्यालय ने समय निर्धारित कर दिया कि पहला बड़ा बच्चा अगर है तो वो इतने बजे से 7 बजे से 10 बजे तक उसकी क्लास है। फिर प्राइमरी क्लासेस में अगर बच्चा है तो क्लास 11 बजे से 12 बजे से, ताकि पेरेंट्स के ऊपर को बोझ ना रहे, एक मोबाइल से दोनों बच्चे पढ़ लें दोनों उसमें। तो पेरेंट्स का तो बहुत था इसमें बहुत रोल है पेरेंट्स का। अच्छा, आपने ये बात बड़ी अहम कही है कि हर घर में 2 मोबाइल 4 मोबाइल हो, ये तो हो नहीं सकता। अब एक मोबाइल जिसके घर में है वो बच्चा पढ़ेगा भी, और अगर घर किसी को ड्यूटी पे जाना है वो मोबाइल लेके भी जाना है, तो वो भी एक बड़ी परिस्थितियां रही। कई बार हम लोग पेरेंट्स को फोन करते थे, जैसे बच्चे की हम लोगों को उसका फीडबैक लेना है पेरेंट्स से कि बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो अक्सर हम लोग दोपहर को या 4 बजे करीब फ़ोन करते थे उनको कि आपका बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो वो फ़ोन अक्सर उनके पेरेंट्स के पास मिलता था कि मैडम मैं तो स्कूल से, मैं तो घर में नहीं हूँ, बाहर आ गया हूँ। मैं बोली बस जानना था कि बेटा क्लास कर रहा है, उसको कोई परेशानी तो नहीं है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए हमने फ़ोन किया था। तो बोले नहीं कोई परेशानी नहीं है, मैं अभी घर जाके बात करवा देता हूँ। कई बार ऐसी स्थिति भी आती थी और कई बार बच्चों के पास फ़ोन रहते थे। तो पेरेंट्स से मैंने जहाँ तक मैंने फ़ोन किया है, जिस पेरेंट्स को भी फ़ोन किया है, तो वो सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे कि नहीं पढ़ाई अच्छी हो रही है, हमारा बच्चा संतुष्ट है। और कभी कभी कोई दिक्कतें आती थी तो वो बताते थे कि हमारे पास ये दिक्कतें हैं, तो फिर हमारे पास जो भी सुविधाएं रहती थी हम लोग देने के प्रयास करते थे, या फिर हम अपनी परेशानियों को आगे बताते थे अपने प्रिंसिपल को। इसी तरह की परेशानियां आपके स्कूल में हुई होंगी मोबाइल को लेकर, जो परिस्थितियां मंजुला मैम ने बताई जो। यस, ये तो होता ही है। इनफैक्ट जब दोनों माँ बाप बाहर जाते हैं ना और पीछे बच्चे रह जाते थे, तो भी वो एक बहुत कि आपने मोबाइल दे दिया बच्चों को, दे दिया, वो पढ़ाई कर रहा है ऐसा हम समझते हैं। लेकिन कई बार अब वो मॉनिटरिंग ख़त्म हो गई कि दोनों माँ बाप जॉब करते हैं, वो दोनों बाहर चले गए, बच्चे घर में रह गए, तो उस मोबाइल का क्या सही इस्तेमाल हो रहा है, ये भी एक बहुत। और कई बार तो ठीक है क्लास उसने कर लिया, बिकॉज टीचर बता देगी मम्मी पापा को कि वो क्लास नहीं कर रहा, क्लास कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, वो मोबाइल उसके पास रह जा रहा है। तो ये इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आए टीचर्स के पास भी, पेरेंट्स के पास भी। और मतलब हमने उनसे बात करके या उनको हर पेरेंट, हर घर की ना स्थिति अलग है, तो एक जनरलाइज हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको उस घर की स्थिति समझ करके उस हिसाब से पेरेंट्स से बात करके और क्या बेस्ट सोल्यूशन निकाला जा सकता है, ये हमने कोशिश किया स्कूल में। जो हम औपचारिक शिक्षा के अलावा जो हम बाकी गतिविधियों में बच्चों को, स्पोर्ट्स की हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं,
इन सब चीज़ों को ही बच्चों ने काफ़ी मिस किया हुआ इन 2 सालों में। लगता है कि स्कूल ने भी उन चीज़ों को मिस किया। तो नहीं, मैं इसमें तो आपकी बात में सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिस विद्यालय में पढ़ाती हूँ वहाँ पर सारी गतिविधियों को इस वर्ष संपन्न किया गया, वो भी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से। चाहे वो आपकी श्लोका कंपटीशन हो, या फिर इंग्लिश डिबेट कंपटीशन हो, या फिर हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता हो, या फिर कविता गायन प्रतियोगिता हो, वो सारी चीजें हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग से अभी आपने करवाया होगा। हाँ। लेकिन वो जो स्कूल में आकर स्कूल का जो आनंद है वो तो खैर अलग वो है। चीज वही मैं कह रहा था बच्चा निर्भीक होके कैसे सबके सामने बोल सकता है, वो तो हम लोगों ने, बच्चों ने भी इस चीज को समझा है और हम लोगों ने भी समझा है। पर क्या बच्चों में थोड़ी तो जिज्ञासा होनी चाहिए और खड़े होके बोलने का साहस होना चाहिए। तो कभी कभी अब इस चीज के लिए हम लोगों को तो लगता था, मगर अब परिस्थितियों के अनुसार से हम लोगों ने अपना काम किया। पढ़ाई तो हम वर्चुअल करवा सकते हैं, लेकिन वो जो बाकी गतिविधियां तो कैसे हम, क्योंकि वो इंडिविजुअल बच्चा मोबाइल पे है, और अगर कोरस में कुछ करना है तो मुझे लगता है कि वहां तो वो चीज, वो एनर्जी निकल के नहीं आ पाएगी जी। तो वो तो रही है दिक्कत ये ना। यस, ये तो है। और इसीलिए हम सबको समझना है कि स्कूल कितना इम्पोर्टेंट है। आप स्कूल को आज की डेट में रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इनिशियली लोगों को लगा शायद कि अरे ये भी क्या एक तरीका है। और आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत सारे वो बायजूस और कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। और वो ऐसा बता रहे हैं कि आप बच्चे को साइंस पढ़ा लो इस तरीके से, मैथ्स पढ़ा लो इस तरह से, इंग्लिश पढ़ा लो, वो सब ठीक है। लेकिन जो स्कूल में आके बच्चा करता है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जब एक टीचर उस बच्चे के कंधे पे हाथ रख के बोलती है कि ये तुम कर लोगे, वो जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो कोई भी ऐप कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो ह्यूमन टच है उसको हम नहीं हटा सकते हैं एजुकेशन से। और इसीलिए इन 2 सालों में एटलीस्ट इतना तो सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि स्कूल की इम्पोर्टेंस क्या है। और स्कूल में बच्चों का आना और टीचर से मिलना, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज एक टीचर की जो इम्पोर्टेंस है उसको खत्म नहीं कर सकती है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। बहुत सही बात आपने कही है। और मुझे लगता है कि आपका भी रिएक्शन मैं चाहूंगा इस पर, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। एक जो स्पर्श की बात कैप्टन मैम ने कही है कि बच्चों को स्पर्श करना कि तुम कर लोगे, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बच्चों में आता है, वो जो कुछ करने का साहस जो आता है बच्चे में, वो कोई भी इस तरह की संस्थाएं जो अब मार्केटिंग में आ गई हैं, मैं भी इससे सहमत हूँ। तो बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों का जो मनोत्साह है, उनका आत्मबल है, एक शिक्षक ही बढ़ा सकता है। शिक्षक अगर कह दे कि तुम ये कर सकते हो, तुम कर लोगे, तो वो बच्चा कर लेता है। और रही बात उन लोगों के अपनेपन की, तो अपनापन तो उनको विद्यालय में मिलता है। ऑनलाइन की बात कहें, पर ऑफलाइन में जो बच्चा आनंद लेता है, विद्यालय आके जो सीखता है, विद्यालय परिसर में जो सीखता है, वो शायद और कहीं नहीं सीख सकता है। और वही उसके जीवन की पहली प्राथमिक सीढ़ी है, जो अपने आप को वो जिंदगी के संघर्ष के लिए चुनता है, और वही उसकी सफलता है। जी। लेकिन अब चूंकि ऑफलाइन का दौर शुरू हो गया है और सीधे परीक्षाएं हो रही हैं, तो अब ये बताएं कि परीक्षाओं में किस तरीके से बच्चे तैयार करें, क्योंकि वो जो 2 साल और सीधे अब ऑफलाइन एग्जाम में जाना, तो प्रेशर तो है बच्चों में। तो किस तरीके से बच्चे उस प्रेशर के साथ अपने आप को समन्वय स्थापित करें, कैसे उस प्रेशर के साथ अपने आप को बैलेंस रख पाएं और परीक्षा में जो उनको करना है बेहतर कर सकें। आपसे पहला रिएक्शन। जी, मेरा तो सबसे पहले सुझाव यही है बच्चों को कि जितनी भी पढ़ाई उन्होंने ऑनलाइन में की है, वो सारी पढ़ाई उसको रिवीजन करे वो। और रिवीजन के साथ साथ अभी उन लोगों को जो समय मिला है, जैसे सीबीएसई का एग्ज़ाम 26 अप्रैल से होना तय हुआ है, पर अभी तक कुछ डेट नहीं आई हुई है। तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय है और इसमें बच्चों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं उनकी, और उनके जितने भी डाउट हैं, जहाँ भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनके जो प्रोजेक्ट वर्क दिए गए हैं, वो सारा कुछ शिक्षकों से साझा करें। उनको अपनी समस्याएं बताएं, उनसे अपने छोटे छोटे डाउट पूछें। और शिक्षकों का भी कर्तव्य है कि बच्चे अगर जहाँ पर पूछ रहे हैं, उनके डर को समाप्त करें
और परीक्षा कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है कि हम उसको पार नहीं कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सीबीएसई ने अब 2 पार्ट में परीक्षाएं आयोजित कर ली हैं। पहला पार्ट तो हो चुका है 40 मार्क्स के, और एक दूसरा पार्ट बचा हुआ है, ये सब्जेक्टिव होगा। तो इसमें कोई बहुत डरने की बात नहीं है, बच्चे बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। और हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, ये मार्च पूरा अपने पास है और 26 अप्रैल उधर है, तो 1.5 महीने का पर्याप्त समय है जो बच्चे बहुत अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं शिक्षकों को, बात कर सकते हैं, ताकि उनका जो डर है वो समाप्त हो जाए जी। और ऐसा कुछ बहुत डरने वाली मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है जी। कैप्टन मैम, आप बताइए किस तरह से परिस्थितियां हैं, क्योंकि अब ऑफलाइन एग्ज़ाम में जाना है बच्चों को, जैसा कि मंजुला मैम ने बताया, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि ये जो परीक्षा है बोर्ड की, आप शायद स्पेशली 10th और 12th की आप बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक ज़िंदगी का अंत नहीं है। ये एक कदम है उस तरफ में कि आपने कोई मंजिल देखा है या आपने कभी कोई सपना देखा है, उस तरफ बढ़ते हुए आपके वो कदम हैं। तो ये एक गोल नहीं है। तो ये सबसे पहले, अगर वो गोल नहीं है तो उस पर हम ज़रूर मेहनत करें, बट अगर कभी कुछ हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आगे ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो बच्चों को वो जो एक डर होता है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, वो डर से बाहर आए। कुछ नहीं होगा, अगर खुदा ना खास्ता कुछ खराब भी हो गया तो क्या, अभी हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है और हम आगे भी लड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए जानना कि ये अपने आप में अंत नहीं है, ये परीक्षा, इसके आगे बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है, बहुत सारे आपके चुनौतियाँ आएंगी जो कि आपको पार करना है। और अगर हम सिर्फ कंसंट्रेट करें 10th और 12th के बोर्ड के लिए, तो मेरा तो यही सुझाव होगा, जैसा मैडम भी बता रही हैं, कि अब पूरे के पूरे चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने 1 साल उसको कर लिया, उसको अब कुछ मुख्य बिंदुओं पे आप ध्यान दीजिए, उसके ऊपर तैयारी कीजिए। अपने जो डाउट्स आते हैं वो अपने टीचर से पूछिए, अपने सहपाठियों से पूछिए, और उसके बाद फिर जिस दिन एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के थोड़ा दिन पहले उसको ख़त्म कर लीजिए। एकदम प्रेशर में जाकर के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है जी। तो मेरे ख्याल से बच्चे अच्छा करेंगे जी। मंजुला मैम, जिस तरीके से आपने कहा कि ये आपने अपने स्कूल के बारे में बताया, आपने अपने स्कूल के बारे में बताया, अभी आज से सीबीएसई बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। अभी 12वीं की बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, आज से शुरू हुआ है, कल से 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो वो बच्चे भी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में हैं जी। और वो प्रेशर में रह के तैयारी कर रहे हैं कि हमने तो 2 साल तो हम स्कूल तो गए नहीं, क्लास हमने अटेंड की नहीं, और अब हमको जो है एक प्रेशर है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी, उस तरह के बच्चे भी हैं, वो वर्ग भी है जी। उनके लिए भी संदेश है, बच्चों को सबसे पहले तो घबराना नहीं चाहिए, और दूसरी बात तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। तनाव में अगर बच्चे रहेंगे तो जितना आप तक पढ़े हैं शायद भूल सकते हैं, तो तनावग्रस्त ना रहे। और जितना भी उन्होंने पढ़ा है, जितनी भी पढ़ाई की है, उसको दोबारा करें, रिवीजन करें उस पार्ट का, और बराबर इसके लिए वो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे कभी कभी बीमार हो जाते हैं या अस्वस्थ हो जाते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को निश्चित रूप से कहूँगी कि वो अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, वो कितने बजे जाग रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, उसका भी पूरा ध्यान रखें। और वह जैसे मैम ने कहा है कि ये कोई हवा नहीं है और ना ही कोई ये अंत है। तो बच्चा अगर असफल भी होता है तो इतना हारने की भी बात नहीं है कि अगर बच्चे ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तब भी हमको डरना नहीं है, और जितना भी वो पढ़ा है बच्चा वो उसे वो लिख के आ सकता है, तो कम से कम पास तो हो जाएगा वो, और फेल होने की नौबत तो नहीं आएगी। पर हमें डरना नहीं है और डर के भागना नहीं है उससे। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं भी बच्चे को मिल पा रहे हैं, परंतु वो पास तो हो सकता है। तो बच्चों पर बहुत ज़्यादा तनाव ना डालें। कई बार क्या होता है, माँ बाप बच्चों पर अपनी सारी इच्छाएं थोप देते हैं कि तुमको इतने नंबर से पास होना ही पड़ेगा, तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है। तो बच्चा इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि पेपर अच्छा नहीं बनता, तो कभी कभी वो गलत कदम उठा लेता है। तो मैं इसके लिए ज़रूर संदेश दूंगी इस बात का कि माँ बाप को बच्चों को समझना है और उनकी परेशानियों को समझना है, और बड़े बड़े अपनी इच्छाओं के बड़ी बड़ी इच्छाओं को उनके ऊपर ना थोपना नहीं, हाँ ना थोपे, बल्कि बच्चे की उसकी
उसकी काबिलियत को देखे कि वो उस काबिल है कि नहीं है। अगर वो उस काबिल है तभी वो थोपे, और यदि नहीं है तो अनावश्यक थोप कर उसे तनावग्रस्त ना करे। और ये जो समय है निश्चित रूप से सबके लिए एक परेशानी का था, खासकर मैं तो कहूँ कि शिक्षा विभाग के लिए ये कोविड जो था ना वो बहुत ही बुरा था, बहुत बुरा, क्योंकि बच्चे सिमट गए, एक ही जगह रह गए। समाज के हर वर्ग के लिए सिमट गया, लेकिन शिक्षा बहुत ज़्यादा शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। विशेष रूप से जो बच्चे छोटे थे, जो बोर्ड क्लास के थे, वो उनकी शिक्षाएं बहुत अधूरी सी रह गई। उनके मन में भी अधूरापन है, हम सबके मन में भी अधूरापन है कि हम चाह के भी उन्हें उस हिसाब से पढ़ा नहीं पाए, समझा नहीं पाए। हालांकि ऑनलाइन अपनी जगह थी और ऑनलाइन में बच्चे पढ़े भी, परंतु बहुत सी ऐसी स्थितियां थी जहां पर बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, है ना, तो वो कैसे पढ़ पाएंगे, उनकी पढ़ाई कैसे होगी। तो यहाँ पर पढ़ाई बहुत सही ढंग से नहीं हो पाई। तो कैप्टन मैम, जिस तरीके से मंजुला मैम ने कहा अभी, मुझे लगता है कि उस पर भी आपका एक कमेंट आना चाहिए कि परीक्षा के समय जाहिर सी बात है कि जो परसेंटेज का एक हवा बना हुआ है, वो जो एक फ्रेम बन गया है, उससे बच्चे को कहीं ना कहीं वो बच्चा घिरा हुआ है उसमें आज भी, चाहे वो सीजी बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई के हों, आईसीएसई। तो इन बच्चों को कैसे उनकी डाइट का ध्यान रखा जाए एग्ज़ाम के वक्त, कैसे उनका रूटीन होना चाहिए, जैसे कि आपने कहा भी कि सोने को लेकर, जागने को लेकर, और जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जी, तो उसके कितनी देर पहले तक हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएं परीक्षा हॉल में घुसने से पहले। इन चीज़ों को लेके आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी। अभी जैसे आप बता रहे हैं सीजी बोर्ड का एग्जाम तो स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी हम उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते उन बच्चों को। अभी माँ बाप का रोल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से संभाल रहे हैं। और ये जो नंबर का जो डर है, ये बेसिकली माँ बाप की तरफ से ही ज़्यादा आता है। तो ये एक डर सबसे पहले तो ख़त्म करना है, और माँ बाप को ये लगातार अपने बच्चे को ढांढस बनाना है कि कुछ भी हो, अच्छा खराब जैसा भी हो, आप 90% नहीं ला रहे हो, आप 80% नहीं ला रहे हो, आप जितना भी ला रहे हो वो हमारे लिए इनफ है। तो ये अभी माँ बाप का रोल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बच्चा तो तनाव में बहुत स्वाभाविक सा है कि वो तनाव में आएगा। कई बार अपने दूसरे बच्चों को भी देख करके या बातें करके भी वो तनाव में आ जाता है। तो माँ बाप का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही उनको थोड़ा सा रेगुलेट करें कि भाई अब अगर कल परीक्षा है तो ऐसा नहीं कि आज 2 बजे 3 बजे तक आप पढ़ाई कर रहे हो, एक 10-11 बजे तक आप अपनी चीज़ों को ख़त्म कर लो, बिकॉज लास्ट में आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा नहीं उससे। तो आप उसको ख़त्म कर लीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा योगा ज़रूरी है, थोड़ा मेडिटेशन आप कीजिए इन सब चीज़ों का। सोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में जाके जो आप याद भी करना चाहोगे तो लगेगी चीज़ें आप भूल गए हो, तो वो सारी चीज़ें ना हो। और इसके लिए जैसे डाइट मैडम बता रही थी, डाइट का ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना अभी खास करके माँ बाप को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और लगातार अपने बच्चे को ये बताना कि रिज़ल्ट बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, रिज़ल्ट से बढ़ के आप हो, आप रहोगे तो रिज़ल्ट्स भी आते रहेंगे। ये लगातार एक काउंसलिंग, एक मोटिवेशन ज़रूरी है स्कूल की तरफ से और माँ बाप की तरफ से। घर में बहुत ज़रूरी है इस वक्त, घर में बहुत ज़रूरी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, थोड़ा सा चीज़ों को मैं थोड़ा सा एक अलग ट्रैक पे ले जा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोग एग्ज़ाम के समय तैयारियां करते थे तो ज़रा अपने प्रेशर को बताइए, किस तरीके से प्रेशर लेते थे आप लोग, क्योंकि वो एक अलग दौर था शिक्षा का और ये बिल्कुल अलग दौर है शिक्षा का। तब शिक्षा का इतना ये कह सकते हैं कि इतनी कमर्शलाइज नहीं हो पाई थी उस समय। उस समय था शिक्षा एक जो है संस्कार के तौर पे देखा जाता था। आज तो खैर संस्कार है, बहुत अहम संस्कार है शिक्षा का, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा व्यावसायिक हो गई। जो दौड़ थी, दौड़ हो रही है, जो दौड़ और आज का दौर, आज जो शिक्षा में जो दौड़ हो रही है, हाँ, वो दौड़ नहीं थी हम लोग के समय पे, हाँ, कि जिस प्रकार से दौड़ मची हुई है कि नहीं शिक्षा है तो यानी बच्चा पूर्ण रूप से परेशान सा रहता है, खाना पीना सब छूट जाता है। हम लोगों के समय की आपने जो बात की है तो हम लोगों को भी ऐसी ही स्थिति रहती थी। हम लोगों के समय तो गैप भी नहीं मिलते थे परीक्षाओं के बीच में। और मैंने जहाँ तक मुझे याद है 11th क्लास में जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, उस समय ही मुझे मिला होगा शायद 1 या 2 दिन का गैप मिला होगा।
पर ऐसे कुछ खास गैप भी नहीं रहते थे कि जिस गैप में हम पढ़ाई भी कर सके। बहुत ज़्यादा 1 या 2 दिन का गैप रहता था। प्रेशर तो उस समय भी रहता था, मगर वो प्रेशर नहीं रहता था जो अभी दबाव बना हुआ है बच्चों के दिमाग में, उनके जहन में। क्योंकि क्लास 12th पास करना, क्लास 10th पास करना उनके लिए एक प्रकार का चैलेंज है, चुनौती है कि उनको पास करना है और अच्छे नंबर से पास करना है। क्लास 12 में नंबर उनको अच्छे लेकर आना है, करियर को लेकर ज्यादा फोकस हो ताकि गया फ्यूचर उनका अच्छा ब्राइट हो। ये सारी चीजें उनके ऊपर थोप दी जाती हैं, तो बच्चा तनाव में तो रहता है निश्चित रूप से। आप मैम किस तरीके से अपने समय को याद करना चाहेंगी? अपने समय की परीक्षा के दौर को किस तरीके से याद करना चाहेंगी? ये तो आपने मुझे बहुत पुराने टाइम पे लेके चले गए आप मुझे, बट मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ उस टाइम पे, तो मुझे तो था कि मुझे अच्छा करना है और ये शुरू से था मुझ में। लेकिन मैं याद करती हूँ कि मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। आज जैसे सपोज आपको कोई चीज़ नहीं आपको पता है, आपके पास इतने वीडियोस हैं, आपके पास इतने स्टडी मटेरियल हैं कि अगर आपको कहीं एक्चुअली वो बच्चा मेहनत करना चाहे तो उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। हमारे टाइम में इतनी चीज़ें नहीं थी। हम लाइब्रेरी में जाके, मुझे याद है मैं BHU से पढ़ी हुई हूँ, ग्रेजुएशन और PG मैंने वहाँ से किया है। मैं सुबह से शाम तक कई बार हो जाता था, और वो सेंट्रल लाइब्रेरी हुआ करती थी बनारस यूनिवर्सिटी का, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, और शाम तक मैं पढ़ती रहती थी वहाँ पे। बुक्स निकालना, उससे पढ़ना, नोट्स बनाना, वो सारी चीज़ें, अब वो मेहनत आज के बच्चों के लिए नहीं रह गया है। आज तो मिनटों में नेट में सारी सामग्री मिल जाती है, चीज़ें बहुत आराम से उनको मिल रही हैं। लेकिन शायद वो जो हम बहुत मेहनत करते थे, वो चीज़ से ज़्यादा हम निखरते थे, मुझे ऐसा लगता है। और आज जो चीज़ें परोस दी जाती है, शायद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई है बच्चों के सामने में। तो लेकिन उस टाइम पे भी मुझे याद है कि जब मैं बोर्ड में, मैंने अपने टाइम पे भी टॉप किया था अपने स्कूल में, तो मुझे तो बहुत लगता था कि मुझे अच्छा करना है, और माँ बाप का भले प्रेशर ना हो, लेकिन मुझे अपने आप में था कि अच्छा करना, तो काफ़ी पढ़ती थी और बहुत मेहनत किया हुआ है। चलिए, वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। और अब चूंकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और शिक्षा का तरीका, सारी चीज़ें बदल गई हैं, तमाम तरह के संसाधन आ गए हैं, और एक क्लिक में यहाँ पूरी लाइब्रेरी हाथ में आ जाती है। आपके छोटे से आपके एंड्रॉयड में सारी लाइब्रेरी है, ये सारी चीज़ें हैं। और समय का प्रभाव डिफरेंस है, मैं बताऊंगी। उस टाइम में हम टीचर्स के पीछे जाते थे, आप हमें बता दो, आजकल टीचर्स बच्चों के पीछे जाते हैं। ये भी एक थोड़ा सा चेंज आया है शिक्षा, मतलब एक उस समय का दौर था जो मुझे याद आ रहा है, IMP क्वेश्चंस जो पूछते थे, इसमें कौन से टीचर बता दीजिए, कौन सा बता दीजिए, हाँ महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा बता दीजिए, तो 15 बता दिए, उसमें 4 तो मान चले, 4-5 तो आएंगे ही आएंगे। तो वो तैयारियां करने का तरीका था परीक्षाओं का, वो अलग था। खैर, अब चूंकि हमारी बातचीत अब अंतिम दौर में जा रही है, तो एक बार फिर मैं आप दोनों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे व्यूवर्स हैं और जो बच्चे हमको इस चैनल में देख रहे हैं, आप दोनों को सुन रहे हैं, आप दोनों की बातें सुन रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अपनी परीक्षाओं की तैयारियाँ उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से दिमाग में कोई प्रेशर ना हो, जैसा आप लोग बता रहे हैं। तो बस चलते चलते एक बार आप दोनों से यही रिक्वेस्ट है कैप्टन मैम आपसे पहले, कि बच्चों से आप संवाद स्थापित करिए कि क्या कहना चाहेंगे बच्चों को। और आप बच्चों से मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, और किसी को अभी ये जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो आपका अंत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने जो भी सपने देखे होंगे उसको पूरा करने का आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, और आप उन सपनों पे गौर कीजिए। ये छोटी छोटी मुश्किलें या छोटा छोटा अगर सेटबैक आता भी है, अगर असफलता बाय चांस आपको लग जाती है, उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। आप अपने सपनों को सपने देखना सीखिए और उन सपनों को साकार करने के लिए बहुत मेहनत कीजिए, और उस मेहनत में कई बार कामयाबी नहीं भी होगी, बट कोई बात नहीं, आप सपने देखना कभी मत छोड़िए। जी, मंजुला मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी परेशानी से आपको भागना नहीं है, विपरीत परिस्थितियों से भी आपको लड़ना है, और लड़कर आपको विजय प्राप्त करना है, और जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करना है, और आप हर लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हो। आप में इतनी साहस है, आप में इतना हिम्मत है, बस आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास के साथ आप सब कुछ कर सकते हो। और साथ में आप अपने माता पिता का, अपने शिक्षकों का भी
पूरा आशीर्वाद लीजिए, उनका सम्मान कीजिए, ये मेरी इन लोगों से प्रार्थना है। जी, चलिए, तो ये हमारा ख़ास कार्यक्रम था शहर की बात में कि किस तरीके से आज जब बच्चे परीक्षा के दौर में खड़े हैं तो कैसे बच्चे परीक्षाओं को लेकर तैयारियां करें, कैसे उस तनाव को हैंडल करें। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए था, उन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि हम ऐसे टीचर्स को लाएं और आपसे संवाद स्थापित करवाएं, इनकी बात आप तक पहुंचाएं, और वो हमने कोशिश की है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जो भी बातचीत हमारी आज हुई है तो तमाम बच्चों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। और वो जो एक दिमागी रूप से तनाव के दौर में जो गुजर रहे हैं, उससे कम से कम रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। तो हम ये चाहेंगे। और मंजुला मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी कैप्टन मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे साथ अपनी बातचीत शेयर की, और जैसा कि आप दोनों ने बताया, तो हम भी हर्ष न्यूज़ के माध्यम से, हर्ष चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों से, आप सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी का हर पल परीक्षा की घड़ी है। और ये अगर आप बच्चे जो किसी भी क्लास की परीक्षा दे रहे हैं, वो किसी भी स्कूल में हैं, किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, तो कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जो पढ़ा है, आपने जो किया है, उसके प्रति पूरे आप आत्मविश्वास से लबरेज रहिए। निश्चित तौर पर जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आप बेहतर करेंगे, ये हमारा विश्वास है, और यही विश्वास आपका भी होना चाहिए। और पेरेंट्स को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे तनाव में ना आए, बच्चों के खाने पीने को लेकर, बच्चों के सोने को लेकर, बच्चों के रूटीन को लेकर ज़रूर वो ऑब्जर्व करें, और जितना हो सके बच्चों को रिलैक्स रहने देने की कोशिश करें, और अपनी चीज़ें थोपें नहीं। बच्चा जो कर रहा है, जो करेगा, अच्छा करेगा, बच्चे पर भी भरोसा रखें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी ख़ास कार्यक्रम की पेशकश थी शहर की बात में। अगली बार फिर किसी नए मेहमान के साथ आपके बीच होंगे, किसी नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे। तब तक के लिए अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हर्ष न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।